हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिशा क्लासेस। दिशा क्लासेस पर जैसे कि आपको पता है नेट कॉमर्स और एस्टेट पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड सभी क्लासेस आपको मिलेंगी सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज। तो हमने स्टार्ट कर रखा है 11th क्लास का अकाउंट्स, जिसमें हम चैप्टर 3 पे पहुंच चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? कुछ हमने प्रिंसिपल्स बना रखे हैं। अगर हम प्रिंसिपल्स की बात करें तो जैसे अकाउंट्स को नॉर्मल एक किसी भी बंदे से आप 11th क्लास या 12th क्लास के बच्चे से पूछोगे तो वो उसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बताएगा, मतलब इसमें कुछ प्रैक्टिकल उसे कुछ सॉल्व करना है, ना कि कोई थ्योरी है। लेकिन अकाउंट्स जो हम प्रैक्टिकल करते हैं, जिसमें हम कुछ सॉल्व करते हैं, कुछ कैलकुलेशंस करते हैं, उसको करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। कोई थ्योरी तो है, थ्योरी को पढ़ के ही हम उन्हें अप्लाई करके ही तो प्रैक्टिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग में क्या है कि भाई अकाउंटिंग के जब हम प्रैक्टिकल कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए कोई थ्योरी का बेस है। थ्योरी बेस में कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, कुछ कन्वेंशंस हैं, या आप कह सकते हो कुछ रूल्स स्टैंडर्ड्स वगैरह कुछ हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं, ताकि हम जब भी प्रैक्टिकल करें उस प्रैक्टिकल में या अकाउंटिंग में एक क्या आ सके, कंसिस्टेंसी और यूनिफॉर्मिटी आ सके। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि भी ये नहीं आज आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व आप कर रहे हैं या अकाउंट्स की कोई ट्रांजैक्शंस आप कर रहे हैं रिकॉर्ड, तो आज आपने रिकॉर्ड कर लिया तो उससे आपके रिजल्ट सही आ गए तो अगली बार आप उसको भूल जाएं, मतलब आप उसको अप्लाई ही ना करें। तो अकाउंटिंग के कुछ थ्योरी है, थ्योरी का मतलब कुछ बेस है, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, कंसेप्ट्स हैं, जिनको हम अप्लाई करते हैं अकाउंटिंग करते हुए, ताकि उनमें कंसिस्टेंसी, लगातार वही चीज़ें आए, वही रिजल्ट्स आए और यूनिफॉर्म, मतलब सबके क्या होने चाहिए, सेम। अगर कोई बिजनेस ए है तो वो भी अकाउंटिंग उसी तरीके से कर रहा हो, कोई बिजनेस बी है वो भी अकाउंटिंग उसी तरीके से कर रहा हो, कोई सी है वो भी उसी तरीके से। तो हमारी जो अकाउंटिंग है उसमें कंसिस्टेंसी कि वो एक कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं आज कुछ फॉलो कर लिया, कल आपने कुछ और रूल फॉलो कर लिया, कोई स्टैंडर्ड फॉलो कर लिया, नहीं। उसमें एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और एक यूनिफॉर्मिटी, मतलब सबका सेम होना चाहिए। वो चीज लाने के लिए हमारे पास अकाउंटिंग का क्या है, एक थ्योरी का बेस है। थ्योरी बेस में हमारे पास अकाउंटिंग में क्या आएगा, थ्योरी जब आप पढ़ रहे हैं तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस या हम कह सकते हैं प्रिंसिपल्स, कंसेप्ट, कन्वेंशंस होंगे जिनको हम पढ़ेंगे और जब हम प्रैक्टिकल या अकाउंटिंग करेंगे एक्चुअल में तो उन्हें अप्लाई करेंगे। क्लियर? अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हमारी अकाउंटिंग है उसको मोर सिग्निफिकेंट बनाने के लिए, मतलब वो सब यूजर्स हैं। पहले क्या होता था, अगर हम पास्ट की बात करें तो हमारा जो बिजनेस था वो बहुत छोटा लेवल पे था, तो जो उसकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ ऑनर्स को चाहिए थी, ऑनर्स उसको देख लेते थे, जो भी रिजल्ट्स उन्हें ड्रॉ करने होते थे या जहां भी उसे यूज करना होता था वहां यूज कर लेता। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारा बिजनेस है वो एक मास लेवल पे है, ग्रो कर चुका है। तो जो अकाउंटिंग के यूजर्स हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर्स हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि भाई अकाउंटिंग जो इन्फॉर्मेशन है वो आज के टाइम में सिर्फ एक ऑनर को या प्रोप्राइटर को नहीं चाहिए, वो बहुत सारे अदर पार्टीज भी हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट है या हमारे क्रेडिटर्स हैं या डेटर्स हैं या मैनेजमेंट है, उनको भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो इंटरनल या एक्सटर्नल कोई भी यूजर है उसके लिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मीनिंगफुल बनाने के लिए जरूरी है कि भी कुछ हमारे पास ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए जिन्हें हम फॉलो करें, ताकि वो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को किसी और के साथ कंपेयर भी कर सके और उस पर रिलाय भी कर सके। तो उन चीज़ों को करने के लिए कि भी हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसी हो जिसपे वो जो एक्सटर्नल यूजर है या इंटरनल यूजर है जिसको भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उस पर रिलाय भी कर सके, और वो कंपेरेबल भी होनी चाहिए कि वो उसे दूसरी फर्म के साथ या विद इन द फर्म फ्रॉम प्रीवियस ईयर के साथ, उससे प्रीवियस ईयर के साथ उसे क्या कर सके, कंपेयर कर सके। तो ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बनाने के लिए हमने क्या किया है, कुछ प्रिंसिपल्स को जनरली एक्सेप्ट किया है जिसे हम बोलते हैं गैप। गैप की फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कि हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को जनरली एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी ऑल ओवर द वर्ल्ड है सारे अकाउंटेंट्स ने इन प्रिंसिपल्स को, जनरली अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि हम इन्हें फॉलो करके ही अकाउंटिंग को करेंगे, ताकि जो अकाउंटिंग का रिजल्ट आए जिसको भी यूजर को चाहिए उसके पास एक सेम रिजल्ट जाना चाहिए, उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, उसमें मीनिंग होना चाहिए, मतलब रिलायबल कर सके, कंपेरेबल होनी चाहिए, वो सारी चीजें होनी चाहिए।
तो अगर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल के नेचर की बात करें कि भाई अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैसे हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स है। मतलब है क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एक सेट ऑफ रूल्स हैं, कुछ रूल्स हैं और वो कैसे हैं? यूनिफॉर्म, सबके लिए सेम। ये नहीं ए बिजनेस के लिए अलग है, बी बिजनेस के लिए अलग है, वो रूल्स सबके लिए क्या है? यूनिफॉर्म है, सेम है, उन्हें हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। दूसरा जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं वो मैन मेड है। मैन मेड का मतलब है कि भी इन्हें जैसे हमारे केमिस्ट्री के, फिजिक्स के या जो भी रूल्स होते हैं उनकी तरह इन्हें लैब में टेस्ट नहीं किया। मैन ने अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ इन्हें डेवलप किया है। जैसे जैसे उसको एक्सपीरियंस होता गया, उसे रीजंस मिलते रहे कुछ भी चीज़ों के, तो उसने इनको क्या किया है? डेवलप। और जैसे ही हमने ये नॉन स्टैटिक है, नॉन स्टैटिक का मतलब है कि भी ये फ्लेक्सिबल है, ना कि साइंस की तरह। जैसे साइंस का हमारा न्यूटन्स का लॉ है, न्यूटन्स का ग्रेविटी लॉ है कि भी कोई भी चीज़ ऊपर जाएगी तो वो नीचे आएगी, आप किसी भी चीज़ पे अप्लाई कर लो, वो यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, लेकिन वो मतलब फिक्स्ड ही है, वो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं या रूल्स हैं वो ऐसे नहीं है कि बिल्कुल फिक्स्ड हैं, वो फ्लेक्सिबल हैं, वो टाइम के साथ साथ क्या होते रहेंगे? चेंज। अगर सर्कमस्टांसेस या गवर्नमेंट की पॉलिसी या कुछ कंडीशंस ऐसी आती हैं, चेंज होती हैं कंडीशंस वगैरह, तो हमें अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स को भी क्या कर सकते हैं? हम चेंज। तो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स सबके लिए सेम एक रूल्स का सेट है जो मैन ने बनाया है, मतलब अपने एक्सपीरियंस से सीखा है या अपने रीजंस वगैरह, लॉजिक्स वगैरह लगाए हैं उनसे बनाए हैं, और ये फ्लेक्सिबल है ना कि फिक्स्ड है। चौथा, किसी भी प्रिंसिपल को एक्सेप्ट करने के लिए उसे कब एक्सेप्ट किया जाता है? जब वो 3 क्राइटेरिया फुलफिल करता है। पहला क्राइटेरिया है वो रिलेवेंट होना चाहिए, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऐसा होना चाहिए जिसे हम अगर अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन पे मतलब अकाउंटिंग में अप्लाई करें तो उससे जो इन्फॉर्मेशन आए वो ऐसी आए जो रिलेवेंट हो, यूजफुल हो। ऐसा नहीं कुछ भी उसका रिजल्ट निकल के आ रहा है जो यूजफुल है ही नहीं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को जब भी एक्सेप्ट किया जाएगा तब वो क्या हो? रिलेवेंट, मतलब उससे कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन हमें मिलती हो। दूसरा, वो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि वो पर्सनल बायसनेस से फ्री होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल कोई ऐसा हो कि भी आप उसे पढ़ रहे हैं तो आप उसमें अपनी पर्सनल जजमेंट यूज कर रहे हैं, कोई दूसरा बंदा उसमें पर्सनल जजमेंट यूज कर रहा है, कोई तीसरा अपनी पर्सनल जजमेंट यूज कर रहा है। तो वो कैसे होना चाहिए? फ्री फ्रॉम बायसनेस, मतलब उसमें कोई भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। थर्ड है फिजिबल। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब वो फिजिबल होगा। फिजिबल का मतलब है उसे हम इजीली विदाउट एनी कॉस्ट अप्लाई कर सकेंगे। ऐसा नहीं उसको अप्लाई करने के लिए हमें कुछ एडिशनल कॉस्ट का एक्सपेंस करना पड़े, तो उसी को हम एक्सेप्ट करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के तौर पे। तो ये थे हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। गैप की फुल फॉर्म क्या है? मतलब जनरली एक्सेप्टेड कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, उन्हें ही हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, जो हर एक अकाउंटेंट फॉलो करता है ताकि जो हमारी अकाउंटिंग है वो एक्सटर्नल यूजर्स को सेम मीनिंग कन्वे करे, सेम सिग्निफिकेंट उसमें तरीका होना चाहिए, और क्या कहते हैं, रिलीवेंट होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे एक्सटर्नल यूजर्स को या इंटरनल यूजर्स को वो प्रोवाइड करवाए। फिर हमने इसके फीचर्स कर लिए। अब हम बात करते हैं नीड। हमें नीड क्यों पड़ी? अभी हम इतना पढ़ चुके हैं कि भी जो भी आपकी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसकी हमें नीड ही क्यों पड़ी। नीड की अगर हम बात कर रहे हैं तो टू मेक द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मोर मीनिंगफुल। जब हमें अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल बनाना है तो मीनिंगफुल बनाने के लिए अभी हमने बात करी कि वो ऐसी होनी चाहिए, उससे रिलेवेंट हो और वो कंपेरेबल होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग को रिलेवेंट और कंपेरेबल बनाने के लिए हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या पड़ी है? जरूरत, ताकि ये ना हो कि भी कोई बिजनेस कुछ फॉलो कर रहा है वो अंडरस्टैंडेबल ही ना हो, मतलब उसे एक नॉर्मल पर्सन जो एक्सटर्नल यूजर है या इंटरनल यूजर है वो उसे समझ ही ना पाए, उसके यूज की नहीं रहे। उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को मोर मीनिंगफुल बनाने के लिए वो ऐसी होनी चाहिए जो रिलेवेंट भी हो, कंपेरेबल भी हो, यूनिफॉर्म भी हो और कंसिस्टेंस भी हो। इसी की वजह से हमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की क्या पड़ी है? नीड, जरूरत। अब हम बात कर लेते हैं काइंड की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में हमने 2 पार्ट्स में इनको डिवाइड करके, फर्स्ट है हमारे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, सेकंड है हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कंसेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस।
दो पार्ट्स में हमने क्या कर दिया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को डिवाइड कर दिया। तो अगर हम कंसेप्ट्स की बात करें कि भाई हमारे पास टोटल कितने कंसेप्ट्स हैं, हमारे पास टोटल 9 कंसेप्ट्स हैं। क्लियर, 9 कंसेप्ट्स में, कंसेप्ट का मतलब है ये ऐसे रूल्स हैं जो हर एक अकाउंटेंट को फॉलो करने हैं जब वो कोई भी ट्रांजैक्शन को या इवेंट को बिजनेस के बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा। कोई भी अकाउंटेंट इनके बिना कोई भी एंट्री नहीं कर सकता। हर एक अकाउंटेंट को इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन कंसेप्ट्स को फॉलो करना जरूरी है जब वो अकाउंटिंग करेगा, ताकि जो हमारी अकाउंटिंग हो वो हर एक यूजर को या हर एक बंदे को सेम मीनिंग कन्वे करे। अगर आप उसे देख रहे हैं तो वो आपको भी सेम मीनिंग देगी, मैं अगर उसे देख रही हूं तो मैं भी उसे सेम मीनिंग ही निकालूंगी कि भी इसका ये मीनिंग है। तो इसके लिए हमारे कुछ अकाउंटिंग के रूल्स हैं जिन्हें हमने बोले कंसेप्ट्स। क्लियर, अब हमारे पास टोटल जो कंसेप्ट्स हैं वो हैं 9। उन 9 कंसेप्टों में से जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, इंडियन जो हमारा इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट, उन्होंने कुछ अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स दिए हैं। स्टैंडर्ड्स मतलब रूल्स दिए हैं। उनके अकॉर्डिंग जो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फर्स्ट है उसमें 3 ही कंसेप्ट मेन है। 3 कंसेप्ट कौन से हैं? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट, एक्रूअल कंसेप्ट। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जो रिमेनिंग 6 कंसेप्ट है वो आ जाते हैं अदर्स में। अदर्स की अगर हम बात करें तो हमारा जो 4th है वो है बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, 5th है हमारा मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, 6th है हमारा अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट, 7th है कॉस्ट कंसेप्ट और 8th है मैचिंग कंसेप्ट, 9th है ड्यूअल एक्सपेक्ट कंसेप्ट। क्लियर, तो आज हम डिस्कस करते हैं पहले वाले जो हमारे गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का क्या मतलब है? इसमें हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस एक ऑन गोइंग बिजनेस है, मतलब वो हमेशा के लिए चलता रहेगा, वो नियर फ्यूचर में या आने वाले फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। बिजनेस एंटिटी इज गोइंग टू लिव फॉर लॉन्गर, मतलब वो लंबे टाइम तक चलता रहेगा। और इसी के बेसिस पे हम सारी एंट्रीज को बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। जैसे हम मशीनरी लेके आते हैं तो हम उसे मार्केट वैल्यू पे ना रिकॉर्ड करके जिस वैल्यू पे हम उसे लेके आए हैं उसी पे रिकॉर्ड करते हैं और उसी पे हम उसका डेप्रिसिएशन देते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि बिजनेस फर्दर फ्यूचर में चलता रहेगा, बंद होने वाला नहीं है। और इसी के बेसिस पे जैसे जो हमें बाहर वाली पार्टी है कोई लोन देती है या किसी से हम उधार लेते हैं, वो भी हमें किस बेसिस पे देती है कि बिजनेस लंबे टाइम तक गोइंग कंसर्न है, चलता ही रहेगा, नियर फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है। और इसी कंसेप्ट की वजह से हम प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एसेट्स के अंडर दिखाते हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि उनसे अब कोई पैसा तो नहीं आने वाला, लेकिन फ्यूचर में बिजनेस चलेगा तो वो हमारे क्या है, एसेट, जिनसे हमें बेनिफिट कुछ ना कुछ मिलेगा। तो गोइंग कंसर्न कंसेप्ट का मतलब है कि बिजनेस ऑनगोइंग है, बिजनेस हमेशा के लिए चलता रहेगा, बिजनेस नियर फ्यूचर में बंद नहीं होने वाला। और इसी बेसिस पे हम जो एंट्रीज करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, वो इसी बेसिस पे करते हैं कि भी बिजनेस चलता रहेगा, ऑनगोइंग है और नहीं रुकने वाला। क्लियर, उसके बाद है सेकंड हमारा कंसिस्टेंसी कंसेप्ट। कंसिस्टेंसी कंसेप्ट क्या कहता है, अगर आपने अकाउंटिंग करते हुए किसी भी मेथड को, जैसे एक चीज को करने के 2-3 मेथड हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन है, अभी हमारा चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन हमने टर्म पढ़ी थी सेकंड चैप्टर में। क्या होता है कि भी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स बाय यूजेज ऑफ टाइम और बाय यूजेज ऑफ यूज। जब हम किसी भी एसेट को, मान लो मशीनरी को यूज कर रहे हैं, तो अगले साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, क्योंकि आपने उसको यूज किया है, टाइम चला गया है या 1 साल उसको आए हुए हो गया, उसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के 2 या 3 तरीके हैं, जैसे हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, तो 2-3 तरीके हैं। तो इनमें से आपका बिजनेस के पास ऑप्शन है, वो कोई भी चूज कर सकता है। आपने जो चूज किया है, कंसिस्टेंसी कहती है चूज कोई भी करो, लेकिन उसको क्या रखो, कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है कि भी एक बार आपने किसी रूल को या किसी कंसेप्ट को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, तो आप बिजनेस में कई सालों तक जब भी अकाउंटिंग करोगे तो उसी रूल के बेसिस पे करोगे, उसी मेथड के बेसिस पे करोगे। आप ये नहीं है आज आपने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड यूज कर लिया, कल आपने स्ट्रेट लाइन कर लिया, उससे अगले साल आपने फिर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर लिया डेप्रिसिएशन के लिए, उससे नेक्स्ट ईयर आपने स्ट्रेट लाइन कर लिया। तो ऐसे कंफ्यूजन होगी और जो आपके रिजल्ट्स आएंगे वो कंपेरेबल नहीं रहेंगे। इस साल के रिजल्ट्स को आप अगले साल से कंपेयर नहीं कर सकते या पिछले साल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मेथड क्या हो गए, चेंज। तो इसीलिए कहा जाता है कि बिजनेस में कंसिस्टेंसी कंसेप्ट को हमें फॉलो करना है कि भी जो एक बार आपने मेथड फॉलो कर लिया उसको आप कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, तब
तक आपको नीड ना आए कि भी उसे चेंज करने की ज़रूरत है, तब तक आप उसे फॉलो करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि भी हम कभी चेंज ही नहीं करेंगे, आप चेंज कर सकते हो, लेकिन जब आपके सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस ऐसी हो जाए कि आपको चेंज करना कंपलसरी हो जाए, तभी आप उसको चेंज करेंगे। अदरवाइज अगर आप कंसिस्टेंटली किसी मेथड को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंपेरेबल नहीं रहेगी, उसे बंदे कंपेयर नहीं कर सकते। क्लियर। थर्ड हमारा है एक्रूअल कंसेप्ट। एक्रूअल कंसेप्ट क्या होता है उससे पहले हम बात कर लेते हैं। हमारे पास दो कंसेप्ट होते हैं, एक होता है एक्रूअल कंसेप्ट, एक होता है कैश बेसिस, कैश कंसेप्ट। कैश बेसिस या एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का क्या मतलब है? कैश बेसिस जो हमारा कंसेप्ट है वो कहता है कि भी आप ट्रांजैक्शंस को, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस में, उसको तब रिकॉर्ड करोगे जब उससे या तो कैश आ रहा हो या कैश जा रहा हो। मान लो सेल्स हुई, सेल्स अगर कैश में हुई है तो आप उसे रिकॉर्ड करोगे, अगर उधार पे दी है तो उसे कब रिकॉर्ड करोगे? आज मान लें आपने 2 लाख की सेल्स करी, उसमें 1 लाख की कैश पे, 1 लाख की उधार पे, तो कैश बेसिस कंसेप्ट कहता है कि भी आप सेल्स सिर्फ 1 लाख की दिखाओगे जो कैश में हुई है। मतलब अगर कैश आ रहा है तब दिखाओगे, जो 1 लाख की आपने उधार पे दी है उसे आप सेल्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे। उसे मान लो 1 महीने बाद आपको कैश रिसीव हो रहा है तो आप 1 महीने बाद उसको रिकॉर्ड करोगे, तब उसके लिए आपको कैश मिल रहा है जब। क्लियर। तो कैश बेसिस कहता है, या मान लो पेमेंट कर रहे हैं आप, आपकी रेंट की पेमेंट है, आज आपने रेंट कैश में दिया है तो आज रिकॉर्ड करोगे, लेकिन मान लो आपका रेंट आउटस्टैंडिंग है तो आप उसे नहीं रिकॉर्ड करोगे, जब आप उसके लिए कैश पे करोगे तभी रिकॉर्ड करोगे। लेकिन इसका उल्टा है एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट। एक्रूअल बेसिस कंसेप्ट कहता है कि आप ये मत देखो किसी भी ट्रांजैक्शन से कि भी कैश आ रहा है या नहीं, आप ये देखो जिस दिन भी वो ट्रांजैक्शन हो रही है आप उसको उसी दिन रिकॉर्ड करोगे। मतलब आज आपने 2 लाख की सेल्स करी है, 1 लाख का कैश आ गया आपके पास क्योंकि उन्होंने कैश में लिया है। 1 लाख वाले बंदे हैं, वो बोले हमें उधार पे दे दो, तो आपने उनको उधार पे दे दिया। तो यहाँ एक्रूअल वाला कहता है कि एक्रूअल कंसेप्ट हमें कहता है कि भी आपको क्या करना है, जो सेल्स दिखानी है वो 2 लाख की दिखानी है, बेशक उसके लिए आपको 1 लाख ही आज मिले हों और 1 लाख की सेल्स आपकी क्रेडिट पे है जो आगे आपको मिलेंगे, लेकिन आपको सेल्स कितने की दिखानी है? 2 लाख की। क्लियर। तो मतलब ये कहता है कैश को नहीं देखना कि भी उस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कैश में हो रही है वो या नहीं ट्रांजैक्शन, आपको जो ट्रांजैक्शन जिस दिन हो रही है उसी दिन उसको क्या करना है? रिकॉर्ड। तो ये थे हमारे 3, जो रिमेनिंग है वो हम करेंगे कल की वीडियो में। इन 9 कंसेप्ट्स में से 3 हमने डिस्कस कर लिए, जो हमारे 6 हैं ये और कन्वेंशंस, इनको डिस्कस करने के बाद हमारा 3rd चैप्टर भी क्या हो जाएगा? कंप्लीट। अगर आपको दिशा क्लासेस की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें, और शेयर करें इसे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि जो बच्चे जिनके पास ऑनलाइन कोचिंग या ऑफलाइन कोचिंग के लिए पैसे नहीं है वो भी इन्हें देख के और अपनी स्टडीज़ को आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू।